तो रेस्पिरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज के इस नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स फाउंड इन डिफरेंट एनिमल्स को पढ़ा था, यानी कि फ़र्क किस्म के जो एनिमल्स हैं उनमें किस तरीके के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं, कैसे उनमें रेस्पिरेशन होता है, इस चीज़ को हमने जाना था। और हमने ये भी जाना था कि जो मैमल्स होते हैं उनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के तौर पर लंग्स पाया जाता है और रेस्पिरेटरी सिस्टम मौजूद होता है। तो बस इसी रेस्पिरेटरी सिस्टम अंतर्गत क्या कैसे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, क्या कैसे पाथवे को फ्लो करते हुए एयर जो है लंग्स तक पहुंचता है, बस इसी चीज़ को हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस बोर्ड पर मैंने एक डायग्राम बना रखा है जिस पे फ़र्क स्ट्रक्चर्स आपको नज़र आ रहे हैं और इनका फ़र्क फंक्शन होता है, फ़र्क पोजीशंस पर ये मौजूद होते हैं। तो चलिए जानते हैं एक एक कर कि ये क्या कैसे फंक्शंस अदा करते हैं और क्या कैसे रोल इनका होता है रिस्पिरेशन में। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से। तो ये जो आगे का जो रीजन होता है माउथ के ऊपर जो ओपनिंग्स होते हैं, इन्हें ही क्या कहा जाता है, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स कहा जाता है। और एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स के अंदरूनी हिस्सों में वो स्किन जो कि हेयर कंटेन करता है उसे ही क्या कहा जाता है, वेस्टिबुले कहा जाता है। वंस अगेन जो एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स होते हैं, नोस्ट्रिल्स के एंटीरियर रीजन में जो स्किन होता है, जहाँ तक स्किन में हेयर मौजूद है, बस उसी स्किन प्लस हेयर रीजन को ही क्या कहा जाता है, वेस्टिबुले कहा जाता है। और अंदर बढ़ते हैं तो और अंदर अगर हम बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा नज़ल कैविटी। नज़ल कैविटी एक कैविटी होता है, एक स्पेस होता है। इस स्पेस में कुछ 3 जोड़ी टर्बिनेट्स पाए जाते हैं, 3 जोड़ी बोनी टर्बिनेट्स, बोन के बने हुए, हड्डी के बने हुए टर्बिनेट्स पाए जाते हैं। इन टर्बिनेट्स का काम क्या होता है? इन टर्बिनेट्स का काम होता है सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देना। अब ये सरफेस एरिया को इंक्रीज क्यों करते हैं, चलिए इस चीज़ को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि जब एयर यहाँ से पास होकर जाएगा तो उस एयर में, उस एयर का जो टेम्परेचर है, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे बॉडी के फेवरेबिलिटी के हिसाब से ही हो, हमारे बॉडी के जो है कंपेबिलिटी के हिसाब से ही हो, हमारे बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर के हिसाब से ही हो, कोई ज़रूरी नहीं है। या फिर वो बिल्कुल सफ़ा ही होकर जाए, पहुँचे, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। क्योंकि जो आगे जो वेस्टिबुलर रीजन में जो हेयर्स होते हैं वो सारे पार्टिकल्स को तो नहीं रोक पाते हैं। जो बहुत माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो तो किसी तरह अंदर पहुंच ही जाते हैं। तो जो 2 चीज़, एक तो टेम्परेचर है और दूसरा वो उनमें कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जो कि नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। तो उन दोनों चीज़ों को बैलेंस करना है। तो यही जो टर्बिनेट्स के सरफेस होते हैं, ये सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं। सरफेस एरिया को किस लिए इंक्रीज कर देते हैं? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो एयर है इनके कांटेक्ट में आए। अगर यहाँ सपोज एक ही टर्बिनेट्स होता तो एक समय पे कुछ ही एयर इनसे एयर के मॉलिक्यूल्स इसके कांटेक्ट में आते, बाकी के अनकंटैक्ट होकर चले जाते। लेकिन ज़्यादा टर्बिनेट्स है, ज़्यादा सरफेस में फैला है, तो ज़्यादा एयर जो है, ज़्यादा एयर मॉलिक्यूल्स जो हैं इसके कांटेक्ट में आएंगे। यानी कि ज़्यादा जो है, जो माइन्यूट पार्टिकल्स हैं जो कि ये नहीं रोक पाया है वेस्टिबुले, इस पर इसके म्यूकस पर चिपकेंगे, जो ये म्यूकस रिलीज करेगा, उसके साथ ही बाहर जो है निकल कर चले आएंगे। और दूसरा चीज़ है ये कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है एयर को ये इंटरनल बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से मॉडिफाई कर पाएगा, उसका जो टेम्परेचर है बैलेंस कर पाएगा। जैसे कि सर्दियों के मौसम में जो हम एयर लेते हैं बाहर से, एटमॉस्फेरिक एयर, वो काफ़ी ठंडा होता है, लेकिन जब वो अंदर पहुंचता है उससे पहले ही उसे इस रीजन में जो है उसे वार्म कर दिया जाता है। तो 2 चीज़, यानी कि ये टेम्परेचर को जो है बैलेंस भी करता है इंटरनल बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से, और जो माइन्यूट पार्टिकल्स जो जाते हैं, जो इससे बच जाते हैं वेस्टिबुले से, जो वेस्टिबुले नहीं रोक पाता है, उसे भी ये रोकने में मददगार साबित होता है। तो इसीलिए ये जो है इसका सरफेस एरिया बढ़ाया जाता है और सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए ही यहाँ 3 जोड़ी टर्बिनेट्स मौजूद होते हैं। वंस अगेन जो ये बोनी स्ट्रक्चर्स हैं इन्हें टर्बिनेट्स कहा जाता है। ये 3 जोड़ी होते हैं।
ये दरअसल सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। सरफेस एरिया क्यों बढ़ाते हैं? ताकि इनका जो काम है वो आसानी से हो पाए, ज़्यादा से ज़्यादा एयर मॉलिक्यूल जो है इनके कांटेक्ट में आ सकें, इसलिए ये सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं। और सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए ही ये 3 जोड़ी में मौजूद होते हैं। ऐसे ही आगे अगर बढ़ें तो आप यहाँ इस पोजीशन पर पाएंगे कि इंटरनल नोस्ट्रिल होता है। इंटरनल नोस्ट्रिल वो अंदरूनी ओपनिंग होता है जिसके थ्रू नज़ल कैविटी कहाँ पर, इस फेरिंग्स रीजन पे आकर ओपन होगा। ये फेरिंग्स रीजन दरअसल ओरल कैविटी, माउथ की ओपनिंग और जो ये नज़ल कैविटी है, दोनों का एक कॉमन पैसेज होता है, कॉमन ओपनिंग होता है, तो इस रीजन को फेरिंग्स कहा जाता है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो एक लिड टाइप का स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये लिड ओव्यूला कहलाता है। ये जो है जब हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, तो ये इस इंटरनल नोस्ट्रिल को ढक लेता है, कवर कर लेता है, इसका ये कवरिंग की तरह काम करता है। इतनी चीज़ें जानने के बाद अब हमें जानना होगा ओल्फैक्टरी बल्ब के बारे में। तो ओल्फैक्टरी बल्ब दरअसल जो है हमारा जो फोर ब्रेन होता है, उस फोर ब्रेन का एक स्ट्रक्चर होता है ओल्फैक्टरी बल्ब। इसका काम क्या होता है? ये एनालाइज करता है स्मेल को। वो स्मेल के सिग्नल्स को कौन लाता है? उस स्मेल के सिग्नल्स को ये नर्व्स लाते हैं, ओल्फैक्टरी नर्व्स। ये ओल्फैक्टरी नर्व्स कुछ इस तरह से जो है फैले हुए होते हैं। इस ओल्फैक्टरी बल्ब से निकलकर ये यहाँ तक टर्बिनेट्स तक, यानी कि इस कैनेडियन मेम्ब्रेन, ओल्फैक्टरी मेम्ब्रेन जो कि नेचर में सेंसरी होता है, इसे पास करते हुए कुछ यहाँ तक पहुँचे हुए होते हैं। जब एयर मॉलिक्यूल्स यहाँ पर पहुँचते हैं तो जो ये सीलिया है छोटा छोटा इन नर्व्स का, ये इनका सेंस लेता है, एक सिग्नल जो है भेजता है, ओल्फैक्टरी बल्ब तक पहुँचता है, जहाँ पर उस एयर का जो है स्मेल एनालाइज किया जाता है। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब अगर इस स्ट्रक्चर को देखा जाए तो ये है ईसोफेगस या फिर फूड पाइप, जिससे फूड को पास होना होता है। ये उसकी ओपनिंग है, गलेट है। इसके जस्ट आगे वाली स्ट्रक्चर को अगर देखा जाए तो इसी को ट्रेकिया कहा जाता है। ये ट्रेकिया ही वाइंड पाइप कहलाता है, जिससे एयर जो है लंग्स तक पहुंचने वाला होता है। तो ये ट्रेकिया के एंटीरियर साइड में आगे की साइड में, वेंट्रल साइड में सी शेप के हाइलिन कार्टिलेज के बने हुए रिंग्स पाए जाते हैं। इनकम्प्लीट डोर्सली यानी कि पीछे की तरफ डोर्सल साइड में ये कंप्लीट नहीं होते हैं, सिर्फ आगे की साइड में कुछ इस तरह से सी शेप के स्ट्रक्चर्स के रूप में मौजूद होते हैं। पीछे की तरफ ये कंप्लीट रिंग नहीं बनाते। तो ये हुआ आपका जो है सी शेप का हाइलिन कार्टिलेज का बना हुआ रिंग, इनकम्प्लीट डोर्सली। उसके बाद में अगर इस स्ट्रक्चर की बात की जाए, जो नेक रीजन में जो उभरा हुआ जो स्ट्रक्चर होता है, उसे क्या कहा जाता है? साउंड बॉक्स कहा जाता है। साउंड बॉक्स या फिर लैरिंग्स कहा जाता है, जो कि साउंड को प्रोड्यूस करने में मददगार साबित होता है। अब इसके आगे अगर बढ़ा जाए तो ये जो ओपनिंग है, इस ओपनिंग को ग्लोटिस कहा जाता है। इस ट्रेकिया के ओपनिंग को ग्लोटिस कहा जाता है। और इस ओपनिंग को ढकने के लिए जो स्ट्रक्चर मौजूद होता है, इसे एपीग्लोटिस कहा जाता है। अब आपने ख्याल किया होगा कि कभी कभार हमें जो खांसी लग जाती है पानी पीते वक्त या फिर खाना खाते वक्त, तो ऐसा क्यों होता है? कभी कभार अगर थोड़ा सा भी पानी इस पाइप में, वाइंड पाइप में चला जाता है, तो हमें तुरंत खांसी लग जाती है उस पानी को निकालने के लिए। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है जिसे एपीग्लोटिस कहा जाता है, इसका काम यही है कि जब इंसान खाए पिए तो कोई पार्ट जो है इसके अंदर, इस वाइंड पाइप के अंदर ना जाने पाए। तो इसका काम इतना होता है। तो उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो में जो कुछ भी आपको समझाया गया, समझाने की कोशिश की गई, आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट रह गया है तो ज़रूर कमेंट कर पूछें। कोई अगर राय है, कोई सजेशन है तो ज़रूर दें। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम इंशाअल्लाह रेस्पिरेशन के इस चैप्टर के अन्य इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को भी इसी तरह कवर करते हुए जाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।